बच्चों, आज के सत्र में हम कक्षा 12 गणित के प्रथम अध्याय की चर्चा करेंगे, जो कि आपका संबंध एवं फलन यानी कि रिलेशंस और फंक्शंस के नाम से है। ये पाठ सारी अग्रिम गणित की, उच्च गणित का एक तरह से आधार है। तो इसके लिए मैं ये कहूं कि जो आपने कक्षा 11 में पहला और दूसरा चैप्टर आपने जो पढ़े हैं, समुच्चय और उसके बाद संबंध और फलन, उसी का क्रमागत भाग है। चूंकि संबंध और फलन की अवधारणा एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा है, अमूर्त ज्यादा है, तो इसको स्पष्ट करने के लिए हम प्रयास करेंगे कि कक्षा 11 के जो महत्वपूर्ण अंश थे उनका इस सत्र में पुनरावलोकन करें, उनकी पुनरावृत्ति करें, ताकि आप बड़ी सहजता से इस अध्याय का अध्यापन कर सकें, आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। संबंध एवं फलन या रिलेशंस एंड फंक्शंस, रिलेशंस एंड फंक्शंस। मैं इस अवधारणा के साथ इस अध्याय का प्रारंभ कर रहा हूं कि समुच्चयों के बारे में आपकी जानकारी है। जैसा कि हम जानते हैं, समुच्चय यानी अंग्रेजी भाषा में जिसको हम सेट कहते हैं, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और समुच्चय पाठ के अंतर्गत भी बहुत सारी संक्रियाएं, बहुत सारे उसके ऊपर जानकारी आपने प्राप्त की होगी। उपसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, उनका यूनियन, उनपे और तमाम तरह की संक्रियाएं, ये सब आपकी जानकारी में होगा। तो सेट की सरसरी अवधारणा आपकी समझ में है, ऐसा मेरा मानना है। तो रिलेशंस और फंक्शंस को समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन यानी इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं वो भी इन टॉपिक्स का पूरा यूज कर सकते हैं। ये उनके लिए भी उतना ही काम का है जितना कक्षा 12वीं के लिए। तो कार्तीय गुणन की अवधारणा देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक समुच्चय है सेट ए, और सेट ए के एलिमेंट में मान लेता हूं ए बी सी डी, इस तरह से है, और एक दूसरा सेट मेरे पास है जिसके अंतर्गत एलिमेंट्स है एक्स और वाई। तो कार्तीय गुणन का सीधा सीधा आशय है कि हम समुच्चय ए के सभी अवयवों को क्रमागत समुच्चय बी के अवयवों के साथ उनके पेयरिंग करें, उनका युग्मन करें। तो इसको हम कार्तीय गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं। यहां पर जो क्रॉस का निशान है, इसका संबंध बीज गणितीय गुणन से बिल्कुल नहीं है। तो ए क्रॉस बी को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, ए और बी के अवयवों के हम युग्म बनाएंगे। पहले ए से प्रारंभ करते हैं और ए के अवयवों का, ए का बी के सभी अवयवों से युग्मन करेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं ए कोमा एक्स। क्रमित युग्म को हमेशा छोटे ब्रैकेट में, स्मॉलेस्ट ब्रैकेट में इस तरह से लिख देते हैं। और इसके बाद दूसरा युग्म आया ए कोमा वाई। ए का दोनों अवयवों से युग्मन हो गया। इसी तरह से अब बी को लेकर चलें तो दिस इज बी एक्स एंड बी वाई। इसी तरह से अगर हम सी को लेकर चलेंगे तो दिस इज सी एक्स एंड सी वाई। अब अगर हम ये अभी इधर लिख रहा हूं, अब डी से प्रारंभ करते हैं तो डी एक्स एंड डी वाई। तो जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं, क्योंकि ये आपको पिछली क्लास में सिखाया गया है, तो आप छोटे कोष्टक में अवयवों को इस प्रकार लिखें कि पहले समुच्चय का अवयव पहले आए और दूसरे समुच्चय का अवयव उसके बाद आए, और इन दोनों से बनने वाला कोई भी युग्म न छूटे। तो ये ए और बी के अधिकतम संभव जो युग्म थे वो हमने क्रमागत रूप में लिख दिए। अब अगर समुच्चय की अवधारणा के आधार पर मैं आपसे कहूं कि इस ए समुच्चय के अंतर्गत अवयवों की संख्या क्या है, तो निश्चित रूप से 1 2 3 4 एलिमेंट्स इसके हो गए। इसी तरह से मैं कहूं कि समुच्चय बी के अंतर्गत अवयवों की संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 2 अवयव हैं। अगर मैं ये कहूं कि ए क्रॉस बी के अंतर्गत अवयवों की संख्या क्या है, अब ए क्रॉस बी स्वयं एक समुच्चय है, तो इसके अवयवों की गिनती एक ऑर्डर्ड पेयर इसका एक अवयव कहलाएगा। तो ये हो गया एक अवयव, ये 2 अवयव, 3 4 5 6 7 8, इसके अवयवों की संख्या 8 हो गई। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में लिख दूं, एक अमूर्त रूप में लिख दूं, जहां समुच्चय ए कोई भी हो और समुच्चय बी कोई भी हो,
प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम साधारण समुच्चयों को रोस्टर और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते आए हैं, यानी सारणीबद्ध रूप और समुच्चय निर्माण रूप में लिखते आए हैं, उसी क्रम में हम समुच्चयों के कार्तीय गुणन को भी दोनों रूपों में अभिव्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो सेट बिल्डर फॉर्म हो, चाहे वो रोस्टर फॉर्म हो, टेबुलर फॉर्म हो। तो देखिए, अगर मान लेते हैं कि मैं इसी को किस तरह से लिख सकता हूं, तो मैं ए क्रॉस बी को लिखूंगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए और बी कोई भी, ये एग्जांपल इसकी बात नहीं कर रहा हूं, ए कोई भी समुच्चय हो सकता है, बी कोई भी समुच्चय हो सकता है। तो ए क्रॉस बी के अंतर्गत ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे सच दैट फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। अब आप देखिए, इस छोटे से सांकेतिक रूप से लिखे गए बॉक्स में कार्तीय गुणन की सारी परिभाषा समाहित है। हम अमूर्त रूप में इस तरह से कह सकते हैं कि जहां ए और बी कोई भी दो समुच्चय हैं, तो ए और बी के कार्तीय गुणन से आशय उन सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय से है जिन क्रमित युग्मों का पहला अवयव, ये क्रमित युग्म के अवयव हो गए, देखिए पहला अवयव और दूसरा अवयव, उन सभी क्रमित युग्मों के समुच्चय से है जिनका पहला अवयव पहले समुच्चय से और दूसरा अवयव दूसरे समुच्चय से इस प्रकार लिया जाता है कि सारे एक्स और सारे वाई इसमें समाहित है, अर्थात ए के सारे अवयव और बी के सारे अवयव हम ले लें। हम किसी, ये आवश्यक नहीं कि दो भिन्न भिन्न समुच्चयों का ही कार्तीय गुणन करें, हम बी का बी से भी कार्तीय गुणन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इसी को अगर इसी बी की हम चर्चा करें तो बी क्रॉस बी का भी हम कार्तीय गुणन कर सकते हैं। तो वो किस प्रकार प्राप्त होगा, अभी मैं इस उदाहरण विशेष की बात कर रहा हूं। बी के अंदर दो अवयव हैं, उन अवयवों का उसी समुच्चय के अवयवों के साथ कार्तीय गुणन कैसे अभिव्यक्त हो सकता है, एक्स का एक्स से, एक्स का वाई से, एक ऑर्डर्ड पेयर ये बना, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। इसी प्रकार वाई, अब बारी आई वाई की, वाई का एक्स से एंड वाई का वाई से। अगर मैं थोड़ा देर के लिए आपका ध्यान केवल एक इस उदाहरण पे और एक इस उदाहरण पे ही केंद्रित करूं, तो एक बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन या खूबसूरत फॉर्मूला हमको और प्राप्त हो सकता है कि अगर किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या मान लीजिए n1 है और किसी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या n2 है, तो इन्हीं दो उदाहरणों मात्र से आप बड़ी सरलता से बता सकते हैं कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगी। ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी भी जिसको कहते हैं, कार्डिनैलिटी का मतलब होता है किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज n1, number of elements in set B is n2, तो naturally number of elements in set A cross B comes out to be n1 into n2। देखिए प्यारे बच्चों, इस उदाहरण में हमने देखा था कि A के अंतर्गत 4 अवयव हैं, B के अंतर्गत 2 अवयव हैं, तो A और B के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या 8 आ गई, 4 to the 8। इसी तरह से B के अंतर्गत 2 ही अवयव थे, B का स्वयं समुच्चय B से हमने कार्तीय गुणन किया, तो B क्रॉस B में अवयवों की संख्या 2 गुणा 2, इसके 2 एलिमेंट्स हैं तो 2 to the 4, 4 अवयव हमको 1, 2, 3 और 4। तो मेरा मानना है कि इस तरह से, अब ये तो था एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, आप इससे जो सारा का सारा ये चैप्टर है हमारा रिलेशंस और फंक्शंस का, उसमें रिलेशन की अवधारणा का जो हमारे भौतिक जगत के संबंध है उनसे भी कहीं ना कहीं लेना देना है, हम उन्हीं का एक तरह से व्यापकीकरण कर रहे हैं। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, गणितीय बहुत सारी धारणाएं, कई तरह के संबंध हम देखते हैं, बराबर का संबंध, बड़े का संबंध, छोटे का संबंध, भारी का संबंध, समाज में हम देखते हैं मित्र का संबंध, पुत्र का संबंध, पुत्री का संबंध। तो इन संबंधों की कोई संख्या नहीं है, तो इन संबंधों के संसार का व्यापकीकरण हम गणित में इस तरह से करते हैं, उसको एक अमूर्त रूप दे देते हैं। तो इसी कड़ी को समझने के लिए कार्तीय गुणन हमारे पास लाभदायक था। कार्तीय गुणन का मैं आपको एक महत्व, एक यूज बता दूं छोटा सा, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे इसका भी हमारे दैनिक जीवन से लेना देना है। मान लेते हैं कि आपके पास ट्रेवल है, हमारा जो सारा सार्वजनिक परिवहन चलता है, उसमें अलग अलग प्रदेशों के लिए आपने देखा होगा गाड़ियों के अलग अलग संकेत दिए रहते हैं। मान लेते हैं हमारे 2 प्रदेश हैं, एक उत्तराखंड है और इसके पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, तो दोनों के सिंबल में यूके और HP मान लो। तो ये मान लेते हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ये सिंबल आवंटित कर दिए कि आपके पास इन सिंबलों का समुच्चय ए कहलाया। मान लो कि केंद्र सरकार ने कहा कि आपको अपनी गाड़ियों के नंबरिंग से स्टार्ट करने हैं, तो ये हो गया यूके एंड ये हो गया HP। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये कहा गया कि दोनों प्रदेश इसके बाद
उन कार्यों का अपने यहाँ समूहन करने के लिए 0-1 से 0-2, 0-3 से लेकर 0-9 यानी 0 पहले 0-0, 0-1, 0-2 इस तरह से 0-9 यानी ये बी सेट हो गया बच्चों हमारे पास। बी सेट में प्रत्येक जो संख्या लिखी है वो 2 अंकों की है, 0-0, 0-1। या यूं कहूं कि मैं सारी डिजिट से हमारे पास 0 से 9 तक की 10 डिजिट है और उनके आगे 0-0 लग गया। तो ये देखिए आप, ए के अंतर्गत अवयवों की संख्या अभी कितनी कहलाएगी? 2। बी के अंतर्गत 0-0, 0-1, 0-2 ये क्रम चलता चला जाएगा, 0-9 इस तरह से बी में अवयवों की संख्या हो गई 10। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी अर्थात ए और बी समुच्चय के अवयवों को लेकर कितने विभिन्न क्रमचय या कितने विभिन्न ऐसे परम्यूटेशंस बन सकते हैं जिनका हम नंबर में यूज करें, नंबर प्लेट पर यूज करें, आगे चाहे उसके बाद कुछ भी नंबर हो, यूके 00 आगे कोई भी डिजिट का नंबर हो, तो कितने बन जाते हैं बच्चों? देखिए निश्चित रूप से ये ए क्रॉस बी में जो अवयवों की संख्या आएगी वही इन दोनों के संभावित परम्यूटेशंस का नंबर होगा। जबकि ये रेस्ट्रिक्शन है कि पहले हमने इस युग्म को रखना है और इसके पश्चात इनका युग्मन करना है। तो आप बता सकते हैं यूके 00, यूके 01, सो ऑन सो फोर्थ, यूके 09, ऐसे HP 00, HP 01, HP 02, सो ऑन सो फोर्थ, HP 09। तो कुल मिलाकर के इस कितने नंबर प्लेट्स को बनाने के जो तरीके हैं वो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 2 ये थे और 10 ये थे, 2 10 जा 20। हमने पहले इसी संकेतों को रखना है और उसके बाद इसी संकेतों को रखना है। तो ये देखा, ये भी कार्तीय गुणन का एक एप्लीकेशन है जो हम अपनी दैनिक जीवन में या दैनिक संसार में हम इसको देखते हैं। तो बच्चों उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप कार्तीय गुणन की अवधारणा को समझ गए हैं। इसके पश्चात अब हम संबंध की पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूं कि भौतिक जगत के संबंधों का, हमारे चाहे वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से रिलेटेड हो, सामाजिक विज्ञानों से रिलेटेड हो, तमाम तरह के संबंधों का, आपके व्यवसाय से रिलेटेड हो, उनका अमूर्तीकरण करते हैं और उसी को व्यक्त करने के लिए हम संबंधों की धारणा पर आते हैं कि किस तरह से हम संबंध पर चर्चा करें आगे। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आप विद्यालय में पढ़ते हैं, आपके यहाँ अलग अलग कक्षाएं हैं। आपकी कक्षा मान लीजिए 12 कक्षा है, आपसे छुट्टी कक्षा 11 है, तो कक्षा 12 के 11 के विद्यार्थियों के साथ भी संबंध हो सकते हैं। उनका मित्रता का संबंध हो सकता है, उनका सगा भाई कक्षा 11 में पढ़ रहा हो सकता है, तो भाई का संबंध हो सकता है, मित्रता का संबंध हो सकता है। इस तरह के कई सारे संबंध आपके हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने, जब हम क्रमित युग्म की कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की धारणा पर थे, कार्तीय गुणन की धारणा पर थे, तो वहां हम कोई भी पेयर, ऑर्डर्ड पेयर नहीं छोड़ रहे थे, ए और बी समुच्चय। लेकिन जब हम संबंध की धारणा पर आते हैं, जैसे थोड़ा सा आपका स्पष्ट कर दूं मैं, मान लीजिए आप जिस भी विद्यालय में हो उसमें कक्षा 12 में आपके 30 विद्यार्थी हैं और कक्षा 11 में विद्यार्थियों की संख्या मान लीजिए 25 है। ये 30 विद्यार्थी और ये 25 विद्यार्थी। तो कोई आवश्यक नहीं कि, मान लीजिए मैंने आपको सगे भाई का संबंध बोला, तो हर कक्षा 12 के हर बच्चे का भाई कक्षा 11 में हो, आवश्यक तो नहीं ना। तो अगर इस समुच्चय को ए समुच्चय कह दें, इस समुच्चय को बी समुच्चय कह दें, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आप सहज रूप से बता सकते हैं 30 गुणा गया 25 के बराबर होगी। किंतु वो सभी क्रमित युग्म भाई के संबंध को संतुष्ट करें ये आवश्यक नहीं है और ऐसा संभव सामान्यतया होता भी नहीं। फिर संबंध क्या है? मान लीजिए यहाँ के ए का भाई यहाँ एक्स था, यहाँ का बी का भाई यहाँ का कोई जेड एलिमेंट था, ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब बच्चों के नाम है मान लीजिए। तो अब हम इस वाले उदाहरण विशेष से इस बात का अनुमान सहजता से लगा सकते हैं कि जो समुच्चय ए क्रॉस बी कार्तीय गुणन के रूप में, कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में हमने परिभाषित करा था, अगर मैं कहूं कि उसके कुछ अवयवों को लेने से जो नया समुच्चय बना वो एक संबंध हो गया। भाई यहां पर देखिए ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या आई इस वाले उदाहरण में 30 इंटू 25, 25 3 75, 750। तो 750 ऑर्डर्ड पेयर में से मान लीजिए एक कुछ ऑर्डर्ड पेयर लिए, मान लो 4 ऑर्डर्ड पेयर मैंने इसमें ले लिया, 1 2 3 4, ये कोई भी हो सकते हैं। डैश रिप्रेजेंट्स 1 ऑर्डर्ड पेयर, 1 2 3 4। तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर को मिलके जो सेट बनेगा, आप सेट की धारणा पे आ जाइए। ए क्रॉस बी में ये तो अवयवों की संख्या थी, जब हम इनके ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो 750 ऑर्डर्ड पेयर होंगे और वो 750 ऑर्डर्ड पेयर में से ये 4 ऑर्डर्ड पेयर हमने यहां पर लिए हैं।
तो निसंदेह मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो ये आर है जो कि हमारा संबंध को व्यक्त कर रहा है, ये संबंध आर ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो कार्तीय गुणन की धारणा से हम संबंध की धारणा पर बड़ी सहजता से पहुंच जाते हैं। देखिए कैसे, अब मेरी परिभाषा इतनी संक्षिप्त हो गई, एक डब्बे में कैद हो गई परिभाषा, जैसे हमने कार्तीय गुणन को परिभाषित करा था, ठीक उसी प्रकार अब मैं क्या कह सकता हूं कि समुच्चय ए से समुच्चय बी में, अब थोड़ा देर के लिए ये मान लेते हैं कि ए और बी अरिक्त है, रिक्त भी हो सकते हैं, तो वहां पर निश्चित रूप से कोई भी संबंध परिभाषित नहीं होगा। इस बात का जिक्र मैं आपसे कर लूं, मान लो ए फाई है और बी कोई ना कोई सेट है जो कि फाई नहीं है, तो ए क्रॉस बी ऐसी दशा में निश्चित रूप से फाई हो जाएगा। एक फाई आप जानते हैं, फाई का आशय हमारा रिक्त समुच्चय से है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है। तो अगर रिक्त, तो अपनी धारणा को सहज बनाने के लिए मैंने ए और बी को अरिक्त समुच्चय माना है। ए में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है। तो जो रिलेशन है, जो संबंध है, वो संबंध का समुच्चय कुछ और नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणन का एक उपसमुच्चय। अब आप देखिए, अब हम इससे बहुत सारे डिडक्शंस कर सकते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी इससे संबंधित हो सकती हैं कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन कौन भाई, सेट ए से सेट बी में परिभाषित संबंध आर ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। आप आर से इस द्वंद्व में भी पढ़ सकते हैं कि आर से हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को प्रकट करते आए। तो जब हम इसका लिखने में प्रयोग करेंगे तो आर को हम सिंपल लिखेंगे, और जब ये, तब इसका मतलब ये रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन के कंफ्यूजन है, थोड़ा इसको दूर कर रहा हूं। और जब हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की अभिव्यक्ति करेंगे तो कॉपी में लिखते समय एक साइड से इसको ओवरराइट कर देते हैं। सेट को लिखने का ये तरीका है, जैसे हम नेचुरल नंबर के सेट को अगर कॉपी पे लिखें इस तरह से लिखें, होल नंबर के सेट को लिखें एक इस तरह से लिखें। आपने बुक में देखा होगा, तो बुक में जब इस तरह के संकेत लिखे गए होते हैं तो उनको बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है। और इसी तरह से अब आप इससे समझ गए होंगे कि कैसे हम सेट आर और सेट आर में डिस्टिंग्विश करेंगे। यहां पर आर हमारा संबंध समुच्चय है, और जबकि ये वाला आर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को सामान्यतया निरूपित करता है परंपरागत रूप से। तो प्यारे बच्चों, हम ये जान गए हैं कि एक समुच्चय ए से एक समुच्चय बी में संबंध आर कुछ भी नहीं है, वरन ये ए क्रॉस बी का ही एक उपसमुच्चय है। तो जैसे मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कैसे विभिन्न छोटी छोटी समस्याएं इससे संबंधित हमारे सम्मुख हो सकती हैं जो कार्तीय गुणन से संबंधित हों और संबंध से संबंधित। मान लेते हैं कि समुच्चय ए के अंतर्गत अवयवों की संख्या n1 है, समुच्चय बी के अंतर्गत अवयवों की संख्या n2 है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अभी अभी हमने देखी कि ये n1 क्रॉस n2 के बराबर होगी, n1 और n2 के प्रोडक्ट के बराबर होगी। अब प्रश्न ये उठता है कि ए से बी में कितने संबंध परिभाषित हो सकते हैं। देखिए, ए से बी में कितने संबंध परिभाषित होंगे, इसका सीधा सीधा उत्तर यही है कि ए से बी, ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय हैं, ए क्रॉस बी के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने ही संबंध ए से बी में परिभाषित हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंधों की संख्या तो इज इक्वल टू नंबर, मतलब जो पॉसिबल है, पॉसिबल नंबर ऑफ, कितने हो सकते हैं अधिकतम, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी स्वयं एक समुच्चय है, तो ए क्रॉस बी के जितने उप समुच्चय होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम ये भी कक्षा 11 में अच्छी तरह जान चुके हैं कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब इसको एक उदाहरण से पुनः मैं आपके सामने रख लूं। मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, इसमें 2 अवयव हैं। मान लीजिए एक समुच्चय बी है, इसमें 3 अवयव हैं। तो ए क्रॉस बी में आप अवयवों की संख्या सहजता से बता सकते हैं, 2 3 6। तो ए से बी में समुच्चय ए से बी में परिभाषित होने वाले संबंधों की संख्या के बारे में हम क्या कह सकते हैं भाई, 2⁶। ये कुछ भी नहीं है बल्कि ए क्रॉस बी का पावर सेट है, घात समुच्चय है कि ए से बी में कितने अधिकतम संबंधों की संख्या हो सकती है, 2⁶। तो इस एब्स्ट्रैक्ट एग्जांपल में हम क्या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज नथिंग बट इट इज 2⁻n1 into n2।
तो इस पर संबंधित छोटी छोटी समस्याएं आपने पिछली कक्षाओं में की हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप संबंध को समझ गए हैं। संबंध कुछ भी नहीं है, ये समुच्चय ए से समुच्चय बी पर अगर हम संबंध आर की बात कर रहे हैं तो ये ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। अब जैसे अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी मैंने आपको उदाहरण में दिखाया था कि बी का बी से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं, ए का ए से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो समुच्चय ए से बी पर संबंध हो सकता है या समुच्चय ए का ए पर भी संबंध हो सकता है। जैसे नेचुरल नंबर के सेट के एलिमेंट्स का नेचुरल नंबर के सेट के साथ क्या रिलेशन हो सकता है ना, रियल नंबर के सेट का रियल नंबर के सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या रिलेशन हो सकता है, तो ये सब भी हम अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर किसी सेट ए का स्वयं के साथ संबंध हो, द रिलेशन आर इज फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, तो इसको हम कहते हैं समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। ध्यान दीजिए, समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर। अगर ए से बी में होगा तो समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध, वहां से ए से बी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि यहां पर इधर का समुच्चय और इधर का समुच्चय एक ही है, तो इसको हम कहते हैं समुच्चय ए में परिभाषित संबंध आर। एक छोटा सा उदाहरण मैं ले लूं और उसकी सहायता से हम प्रांत, परिसर और मान लीजिए हमारे पास ए बी सी 3 एलिमेंट सेट ए में है और मान लीजिए एक सेट बी है जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड और यू है। ए का एसोसिएशन मान लीजिए एक्स से है, बी का वाई से है, तो एक्स का मतलब ए का जो आर संबंध है वो एक्स से है, बी का आर संबंध जो है वो वाई से है। ये इस तरह से रिलेटेड है, ये रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए का एक्स से बी का वाई से, हो गया दैट्स इट। तो जो सेट, अब इसमें 3 शब्द आते हैं, एक आ जाता है आपका प्रांत, एक आ जाता है परिसर और एक आ जाता है सहप्रांत। प्रांत का आशय जिसको अंग्रेजी भाषा में हम डोमेन कहते हैं। डोमेन क्या होगा, जो पहला सेट है, पहला सेट के अंतर्गत जो रिलेटेड एलिमेंट्स है उनका सेट, तो इसका क्या हो गया प्रांत, ए कोमा बी। इसका परिसर क्या हो गया, जो इनके प्रतिबिंब है, जो इधर का एलिमेंट होगा वो पूर्व प्रतिबिंब कहलाएगा, इधर का एलिमेंट जो होगा वो प्रतिबिंब कहलाएगा। तो जो प्रतिबिंबों का समुच्चय है तो परिसर क्या हो गया, एक्स वाई, और जो सहप्रांत हुआ वो दूसरा पूरा समुच्चय, तो सहप्रांत यहां पर क्या हो गया, बी, अर्थात एक्स वाई जेड और यू। तो ये शब्दावली है जिसका हमको प्रयोग करना है कि अगर ए समुच्चय से बी समुच्चय पर संबंध आर परिभाषित है तो इसके अंतर्गत हम 3 शब्दों की व्याख्या करते हैं इन दिए गए अवयवों के आपसी संबंधों के आधार पर। वो क्या है भाई, प्रांत। प्रांत से आशय होगा हमारा कि समुच्चय ए के जो रिलेटेड एलिमेंट्स है उनका सेट। परिसर से हमारा आशय होगा कि सेट बी के अंतर्गत जो इमेजेस बन रही है अर्थात जिनसे संबंध है उन एलिमेंट्स का सेट, और सह प्रांत का मतलब होगा पूरा का पूरा दूसरा सेट। तो अगर मैं ये कह दूं कि जो प्रांत है वो पहले सेट का सबसेट है तो बिल्कुल गलत नहीं है। जो मैं कह दूं परिसर है वो स्वयं दूसरा सबसेट है, सह प्रांत है जो दूसरा सेट स्वयं है, और जो परिसर है, जो परिसर समुच्चय है वो दरअसल कुछ नहीं है बल्कि सह प्रांत का उप समुच्चय है। उप समुच्चय को हम इस संकेत से व्यक्त करते आए हैं। तो बच्चों, मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप प्रांत, परिसर और सह प्रांत की धारणा से स्पष्ट हैं कि यदि दिए गए समुच्चय ए से दिए गए समुच्चय बी में कोई संबंध आर परिभाषित है तो प्रांत से और परिसर से और सह प्रांत से हमारा क्या आशय है। आप इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे।